इतिहास की 12 की बुक का चैप्टर 13 महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारधाराएं और महात्मा गांधी का राजनीति में उनकी भूमिका। इस चैप्टर में हम लोगों ने महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में देखा, उनके प्रारंभिक आंदोलनों के बारे में देखा। लास्ट जो इसका वीडियो था उसमें हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इससे पहले हम देख चुके थे खिलाफत आंदोलन, उसके बाद हमने देखा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की, जिसकी पृष्ठभूमि महात्मा गांधी बहुत पहले से रख रहे थे और महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू करने के बाद खिलाफत आंदोलन के समय से ही कर रहे थे। खिलाफत आंदोलन के समय ही उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि वो खिलाफत आंदोलन के इस मौके का फ़ायदा उठाकर हिंदू और मुसलमानों को एक करना चाहते हैं, ताकि आने वाले जो वो असहयोग आंदोलन शुरू करने वाले हैं वो बहुत ही मजबूती से शुरू किया जा सके। अभी तक हम देख रहे थे कि महात्मा गांधी जो हैं वो उन्होंने जब राजनीति में पदार्पण किया तो उनकी नीति अंग्रेज़ों के साथ सहयोग की थी। वो अंग्रेज़ों के साथ सहयोग की नीति अपनाना चाहते थे और उनकी कोशिश ये रही कि वो अंग्रेज़ी सरकार के साथ सहयोग बनाकर राजनीति में भागीदार बन सके। मतलब राजनीति के विभिन्न पदों पर वो भारतीयों को नियुक्ति देना चाहते थे, वो भारतीयों को शामिल करना चाहते थे और इसीलिए वो अब तक ब्रिटिश सरकार से सहयोग की नीति अपनाते रहे। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिनके बाद महात्मा गांधी की ये सहयोगात्मक नीति जो है वो असहयोगात्मक नीति में परिवर्तित हो गई। जैसे कि जब रॉलेट एक्ट हम देख रहे हैं, रॉलेट एक्ट जैसा ये कानून, काला कानून, जिसके तहत भारतीयों का शोषण किया जा रहा है, उन्हें सिर्फ संदेह मात्र के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, बिना कोई वकील नियुक्त किए, बिना किसी तरह की कोई दलील दिए उन्हें सीधा कारागार में डाल दिया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों के बाद फिर जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर निर्जन से हत्या करवा दी गई ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा, और उसकी जब जांच की गई तो जांच में भी उस ब्रिटिश अधिकारी ने जनरल डायर को सही ठहराया गया। इसके होने के बाद जब खिलाफत का प्रश्न आया तो उसमें भी देखा गया कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार जो है पहले वादा करती है, फिर वो सहयोग प्राप्त करती है और फिर जब अपना वादा निभाने का वक्त आता है तो वो अपने वादे से मुकर जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने मिलकर महात्मा गांधी की जो सोच है अंग्रेज़ों के प्रति, जो उनकी नीति है, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित किया था और महात्मा गांधी अब सहयोग की नीति छोड़कर अब असहयोग की नीति अपनाने पर आमादा हो गए थे। और फिर उन्होंने ये निश्चित करने से कर लिया कि वो अब असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर होगा। तो सितंबर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार विमर्श करने के लिए कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि 1920 ईस्वी का असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था उस अधिवेशन को उस प्रस्ताव को कांग्रेस से किस अधिवेशन में लागू किया गया, पेश किया गया था। तो आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। फिर यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि उसके अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है उसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो ये जो अधिवेशन था, इस अधिवेशन में गांधी जी ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं है। अंग्रेज सरकार को अपनी भूलों पर कोई दुख ही नहीं होता है। अतः हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि नवीन व्यवस्थापिकाएँ यानी कि जो कानून बनाती हैं वो हमारे स्वराज की मांग को प्रशस्त करें। स्वराज मतलब हम खुद राज करें, हमें राज करने का अधिकार दिया जाए, हमें शासन करने का अधिकार दिया जाए। मतलब सीधे तौर पे हम कहें तो स्वराज का अर्थ है शासन में भागीदारी, जिसकी मांग गांधी जी कर रहे थे। तो उनको अब ब्रिटिश सरकार की जो व्यवस्थापिका थी, जो कानून बनाने की जो प्रणाली थी, उस पर अब विश्वास नहीं था और वो मान चुके थे कि उनकी जो व्यवस्थापिकाएँ हैं उन्हें स्वराज कभी नहीं देंगी। स्वराज की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील हिंसात्मक असहयोग की नीति अपनाई जानी चाहिए। मतलब यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि ब्रिटिश सरकार जो है उनकी जो व्यवस्थापिकाएँ हैं वो हमें स्वराज नहीं दे सकती और हमारा तो अंतिम ध्येय स्वराज है। तो अब हमें अपने स्वराज की प्राप्ति के लिए आंदोलन करना पड़ेगा और ये आंदोलन अहिंसात्मक होगा और ये आंदोलन असहयोग होगा। मतलब अब हम सहयोग किसी तरह की सरकार के साथ नहीं करने वाले। इसके बाद क्या हुआ कि दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन आता है कि किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, मतलब प्रस्तुत किया गया, और किस में पारित किया गया। पारित मतलब स्वीकृत हो गया। तो प्रस्तुत किया गया था आपका कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और इस आंदोलन को स्वीकृति कब मिली? इस आंदोलन को स्वीकृति मिली नागपुर अधिवेशन में, जो 1920 ईस्वी में ही हुई थी दिसंबर में। और इस आंदोलन के जो
इस आंदोलन में प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, बट आप दोनों को कन्फ्यूज मत होना दोनों में। और ये याद रखना कि इस असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वो सितंबर में हुआ था, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। लेकिन जो दिसंबर में 1920 में जो कलकत्ता नागपुर अधिवेशन हुआ, इसमें असहयोग आंदोलन को शुरू करने का प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया था। इसके बाद महात्मा गांधी का ये मानना था कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ कोई बहुत अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है। ब्रिटिश सरकार अब उन्हें अन्यायी व शैतानी कार्यों में पूर्ण लगने लगी है और अस्थायी सरकार के साथ सहयोग करने में भी दोष है। तो अन्यायी को सहयोग देना पाप था, अतः उन्होंने असहयोग का निर्णय लिया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया है। और ये जो असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू किया है, तो इसका तो सीधा अर्थ ये निकल रहा है कि अब जो है गांधी जी ने पूरे भारतवासियों से ये कहा है कि वो सरकार के किसी भी काम में कोई सहयोग ना करें। और ये जो आंदोलन है पूरी तरह से अहिंसात्मक होगा और यही असहयोग आंदोलन का ध्येय होगा। तो अब हम देखेंगे कि आंदोलन शुरू होने के बाद उसमें क्या क्या ऐसे कार्यक्रम किए गए, क्या क्या हो रहा था इस आंदोलन के दौरान। तो महात्मा गांधी का ये प्रथम जन आंदोलन था। गांधी जी जन जन के नेता बन चुके थे। और उन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किया था, वो जो आंदोलन शुरू किया था, उसे कार्यक्रमों के तहत वो क्या करना चाहते थे। पहले तो उन्होंने कहा कि सरकार से प्राप्त उपाधियाँ वैतनिक और अवैतनिक पदों को त्याग दें। मतलब सरकार ने किसी भी व्यक्ति को अगर उनके किसी काम से प्रसन्न होकर या खुश होकर कोई उपाधि दी है तो वो सारी उपाधियां लौटा दें भारतीय। उसके बाद वो सरकार के किसी वैतनिक और अवैतनिक पदों पर अगर नियुक्त हैं तो वो उन पदों का त्याग कर दें। मतलब कोई भी सरकारी नौकरी कोई भी भारतीय नहीं करेगा, सभी नौकरियों का त्याग कर दें। फिर उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों, सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों का बहिष्कार करें। मतलब ऐसे बच्चे जो किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जिन्हें सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है, तो ऐसे स्कूलों में पढ़ना छोड़ दें, ऐसे स्कूलों से परित्याग कर दें। फिर उन्होंने कहा कि 1919 ईस्वी के सुधार एक्ट के अंतर्गत होने वाले जो चुनाव हैं उनका बहिष्कार करें। मतलब मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो आया है, उस सुधार अधिनियम के तहत जो इलेक्शंस होने वाले हैं, उन इलेक्शंस में कोई भी भारतीय शामिल ना हो, उस चुनाव का वो बहिष्कार करें। उन्होंने कहा कि सरकार के सभी न्यायालयों का बहिष्कार करें। मतलब जितने भी वकील हैं वो अपने पदों का त्याग कर दें और कोई भी न्यायालय ना जाए जो सरकारी हैं। विदेशी माल का बहिष्कार करें। उन्होंने विदेशियों जितने भी माल भारत में ब्रिटेन से आ रहे हैं तैयार माल, उन सबको ना खरीदने, ना यूज़ करने की बात कही। और जितना हो सके वो देशी माल यानी भारत में बने हुए माल जो हैं, जो भारतीयों ने जो बनाए हैं, उसका इस्तेमाल करने पर उन्होंने जोर दिया। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि सभी सरकारी या अर्ध सरकारी समारोहों का बहिष्कार करें। मतलब अगर ऐसा कोई भी कार्यक्रम कहीं पे हो रहा है, ऐसा कोई भी समारोह कहीं पर हो रहा है जो जिसका सीधा संबंध सरकार से है, तो ऐसे समारोहों का बहिष्कार करें, वहाँ पे कोई भी भारतीय ना जाए। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि मेसोपोटामिया में सैनिक, क्लर्क या मजदूर के रूप में काम करने से इनकार करें। मेसोपोटामिया में जिन लोगों को भेजा गया है काम करने के लिए, जो सैनिक हैं, वहाँ क्लर्क हैं या मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उनसे अपील की गई कि आप वहाँ काम करने से मना कर दें। उसके बाद उन्होंने कहा कि मद्यपान का निषेध करें। शराब पीने से, किसी तरह का नशा करने से उन्होंने रोका। फिर सरकार को करों को ना देना। मतलब सरकार को अभी तक भारतीय जो भी कर दे रहे हैं उन सभी करों का त्याग करने की गांधी जी ने भारतीयों से अपील की। फिर उन्होंने कहा कि सैनिक कर्मचारियों द्वारा विदेशों में नौकरी करने से इनकार कर देना। मतलब जितने भी सैनिक हैं जो विदेशों में जाकर नौकरी कर रहे हैं, विदेशों में जाकर लड़ रहे हैं, तो उनसे महात्मा गांधी ने अपील की कि वो सभी अपनी नौकरियों को छोड़ दें। मतलब कुल मिलाकर गांधी जी ये कहना चाहते थे कि अपना जो ये असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू किया है, तो उन्होंने सभी भारतीयों से अपील की कि कोई भी जो भारतीय हैं वो किसी भी तरह से सरकार का सहयोग ना करे, कि सरकार के द्वारा दिए गए किसी भी पद पे कोई भारतीय अब काम ना करे। वो सरकार के साथ सहयोग करके सिर्फ सरकार भागीदारी पाना चाहते थे राजनीति में, ताकि वो स्वराज की प्राप्ति कर सके। लेकिन उनकी नीति जब साफ हो गई कि सरकार सिर्फ वादे करती है काम निकालने के लिए, सहयोग प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब वादा निभाने का अवसर आता है तो वो सरकार वादे से मुकर जाती है, तो इस बात से गांधी जी बहुत नाराज़ थे और उन्होंने सीधे तौर पर असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिनमें उनका उद्देश्य था सरकार के साथ किसी भी तरह का कोई सहयोग ना करना। और उसके तहत उन्होंने ये सारे कार्यक्रम शुरू किए थे जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे कि ये जो सहयोग आंदोलन के जो कार्यक्रम थे उसके तहत किन किन नेताओं ने क्या क्या किया और कहाँ पर आंदोलन कितना कारगर रहा, और उस आंदोलन के
को स्थगित क्यों कर दिया गया कुछ ही समय बाद, और उसके स्थगन की वजह क्या रही और उसके स्थगन का प्रभाव क्या रहा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।